हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू करने वाले हैं। वो है दोस्तों आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने क्रम से अपना आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को जो है दोस्तों अच्छे से कवर किया। उसके बाद दोस्तों मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल से दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को सबसे पहली वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे थी, उसमें मैंने आप लोग को क्रम से बताया था कि कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें मोस्टली जो है प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल से। अकेले के कुल जान लीजिए आप लोग कि 35 से 40 प्रश्न अकेले के आधुनिक काल से बनते हैं दोस्तों। तो सोचिए ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगी, पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से। तो दोस्तों एकदम पूरा आप लोग आधुनिक काल अच्छे से पढ़िए और एकदम 100% अपना मैं भी दूंगी और आप लोग भी साथ में पूरा अच्छे से पूरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। मैं इसमें भी आप लोग को एक फ्रेमिंग करके अच्छे से बताने वाली हूँ कि कैसे स्टार्टिंग से आधुनिक काल को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस भी प्रश्न बन के आते हैं और फैक्ट तो रहते ही रहते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों, तो अभी से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप लोग को ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अच्छे एक अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैं आज आप लोग को आधुनिक काल पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे युग को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन भी होंगी क्योंकि आधुनिक काल है। ठीक है, तो उसमें जो है दोस्तों क्रम से देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को डिवाइड करके बता दिया हुआ है कि 6 टॉपिक पढ़ने हम लोग को कुल मिला के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 6 टॉपिक। तो कहने में आसान लग रहा है 6, लेकिन इसमें जो है दोस्तों काफ़ी ब्रॉड है, इसीलिए तो यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न बन के आते हैं। अकेले के सोचिए, देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तो है, बट ये अकेले का अपने आप में राजा है आधुनिक काल। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग को ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताने वाली हूँ आधुनिक काल। तो सबसे पहले दोस्तों पहला टॉपिक है आधुनिक काल में भारतेंदु युग। भारतेंदु युग है, फिर दूसरा है द्विवेदी युग, फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे छायावाद युग और इसी में है छायावादोत्तर युग। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर है दोस्तों नई कविता। ठीक है, नई कविता के बाद भी है जैसे समकालीन कविता है, नवगीत है, ये सब तो मान लीजिए इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे, बट इतने 6 टॉपिक हम लोग को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आप लोग को अच्छे से सबकी विशेषताएं और इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण कवि आए हैं उनकी रचनाएं सब कुछ अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतेंदु युग की। ठीक है, किसकी? भारतेंदु युग की बात करने वाले हैं कि भारतेंदु युग की विशेषता क्या है। एक बार जो है दोस्तों देखिए किसी भी काव्य की हम लोग प्रवृत्ति अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाता है, तो फिर इसके अंतर्गत जितने भी कवि आएंगे उनकी रचनाएं आएंगी तो एक फ्रेमिंग हम लोग का बन जाता है भारतेंदु युग से संबंधित। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं कि भारतेंदु युग की विशेषता है क्या। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि आधुनिक काल है क्या। आधुनिक काल मतलब जो है दोस्तों देखिए जैसे कि अब ये तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि एक तरीके से जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मनुष्य की चेतना होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि किसी भी समाज के अब सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध जब बदलते हैं तब मनुष्य की भी तो सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वह काफ़ी ज़्यादा उसके अनुसार ही बदलती है। तो जब ये परिवर्तित होता है तो उस परिवर्तन की जो छाया प्रकृति होती है ना, तो साहित्य की प्रकृति पर पड़ता है। ठीक है, तो साहित्य की प्रकृति पर पड़ता है। तब जो है दोस्तों भारतेंदु के समय में भी जो विश्व चिंतन के माध्यम से जो आधुनिक स्थापनाएं काफ़ी देखी गई वह इसी युग में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और इसी आधार पर ही आलोचकों ने इस कालखंड को हिंदी नवजागरण का कालखंड कहा है। ठीक है, क्या कहा है? हिंदी नवजागरण। इस कालखंड को हिंदी नवजागरण का काल कहा गया है। तो ठीक है, इतना हो गया हम लोग का आधुनिक काल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी समाज में आर्थिक सामाजिक संबंध बदलते हैं तब मनुष्य
दोस्तों ये तो रही आधुनिक काल की बातें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। एक एक करके दोस्तों अच्छे से हम आप लोग को अच्छे से इसकी जो है विशेषताओं के बारे में समझाएंगे कि भारतेंदु युग की विशेषता क्या है। ये भी जो है दोस्तों देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न में पूछ देता है, ठीक है। तो विशेषताओं तो पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक युग का। तो सबसे पहले विशेषता है कि देशभक्ति की भावना। भारतेंदु युग की जो है दोस्तों सबसे अच्छी विशेषता है कि देशभक्त की भावना इसमें जो है जागृत थी। अब हुआ क्या था दोस्तों, जैसे विदेशी जो शासक थे ना, उनके अत्याचारों से पीड़ित जो भारतीय जनमानस थी, एक तरीके से उसमें राष्ट्रीयता की जो भावना थी संचार करने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसमें जैसे कि आप लोगों ने एक पंक्ति भी सुनी होगी, वो भारतेंदु जी की थी एक पंक्ति। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र उन्होंने अपनी पंक्ति में दर्शाया था कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से, ठीक है। ये पंक्ति भी जो है कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है भारतेंदु जी की। तो सबसे पहली विशेषता है भारतेंदु युगीन की कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे इस युग के कवि। क्योंकि दोस्तों जो जैसा कि मैंने फिर आप लोग को रिवाइज कर देना है कि जैसे विदेशी शासकों के अत्याचार से काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय जनमानस के लोग थे वो पीड़ित थे। तो उनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों ने खूब सारा किया। जैसे कि भारतेंदु जी तो थे ही, राधा चरण गोस्वामी की कविता में भी दिखाई देता है। उनकी एक पंक्ति है कि हमारो उत्तम भारत देश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये भी पंक्ति कई बार पूछी जाती है। किसकी है? तो राधा चरण गोस्वामी की है, हमारो उत्तम भारत देश, ठीक है दोस्तों। तो फिर है अगली महत्वपूर्ण इनकी प्रवृत्ति क्या है भारतेंदु युग की कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय भी दिखाई देता है। एक मिनट जो है दोस्तों, पहली पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। फिर जो है दूसरी पॉइंट है कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जैसे कि एक ही कवि महारानी विक्टोरिया की वंदना करता है और कहीं कहीं ब्रिटिश सत्ता की आलोचना भी करता है। तो भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का समन्वय दोनों जो है देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट है कि प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय भी दिखाई देता है। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति बहुत अच्छी है दोस्तों, देखिए तीनों पॉइंट बहुत अच्छी है कि देशभक्ति की भावना भी दिखाई देती है, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का भी समन्वय मिलता है, प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो है दोस्तों इस युग के जो भी मतलब कवि रहे हैं, जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, उसमें जो है उन्होंने जो विषय उठाए हैं वे वर्तमान जीवन के भी थे और प्राचीन जीवन के भी थे। और विषय वस्तु में वर्णित जो थी समस्याएं वो भी वर्तमान जीवन की थी। इसलिए एक बनते हुए समाज तथा टूटते हुए पुराने समाज का जो समन्वय दिखाई देता है ना, वो भारतेंदु युग की जान लीजिए आप एक तरीके से हलचल प्रवृत्ति की रही है। एक तरीके से प्राचीनता और नवीनता दोनों, इसमें जो है वर्तमान जीवन का भी अटूट समन्वय दिखाई देता है और प्राचीनता का भी टूटते हुए पुराने समाज का भी समन्वय नवीनता के संदर्भ में दिखाई देता है। दोनों की प्रवृत्ति यहाँ भारतेंदु युग में दिखाई देती है। फिर अगला पॉइंट है कि जनवादी विचारधारा का समन्वय। जनवादी विचारधारा को आप लोग ऐसे समझिए कि इस युग में जो मतलब कविताएं थी, नाटक थी, विधाएं थी, उसमें जो है सती प्रथा, विधवा विवाह, रेल का इंजन, कारखाने का भोपू, नीम का पेड़, मतलब उसमें एक तरीके से करुण और आंसू, सपूत का पुत्र आचरण, मतलब मिश्रित रूप इन विषयों को लेकर जो है दिखाई देता है। अर्थात जनवादी की विचारधारा का भी इसमें समन्वय मिलता है। वो चाहे सती प्रथा को लेके हो, चाहे विधवा विवाह को लेके हो, तो एक से एक अन्य विधाओं को नवीन विषयों से जोड़कर एक तरीके से भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में शामिल होता है। फिर है अगला पॉइंट कि प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण भी हमें दिखाई देता है भारतेंदु युग में।
भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में जो है चित्रण किया है। स्वच्छंद रूप में इन्होंने जो है चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण का इन्होंने प्रयोग किया है। एक ओर तो वसंत वर्षा ऋतु की मनोहारी चित्रांकन किया है, दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण भारतेंदु युग के कवियों ने अपने जो है रचनाओं में किया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना का वर्णन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बन जाता है इस प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए। इनका है ना कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। तो प्रकृति का जो है चित्रण भी भारतेंदु युग के कवियों ने स्वच्छंद रूप में इसका चित्रण किया है। फिर अगला पॉइंट है कि इतिवृत्तात्मक के पूर्व रूप का प्राप्ति। इतिवृत्तात्मक के पूर्व रूप का प्राप्ति। वैसे तो इतिवृत्तात्मक जो है दोस्तों द्विवेदी युग में जो है इसकी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, बट इसकी पूर्व रूप की प्राप्ति हमें भारतेंदु युगीन में कहीं कहीं दिखाई देती है। इतिवृत्तात्मक एक तरीके से मैं एक टॉपिक अच्छे से आप लोग को क्लियर करके समझाऊंगी ये है क्या, क्योंकि इस पॉइंट से भी दोस्तों कई बार जो है पूछा गया है इतिवृत्तात्मक से। तो इसको आप ऐसे समझिए कि यह कविता की जो है मतलब सीधी सरल स्पष्ट भाषा शैली होती है। इतिवृत्तात्मक क्या होती है? सीधी सरल स्पष्ट भाषा। इस शैली में कवि विषय को सीधे सीधे कहता है, ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं कहता है इतिवृत्तात्मक में। ये बस आप लोग याद रखिए। बाकी हम इतिवृत्तात्मक का एक अलग से आप लोग को पॉइंट में समझा के बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बारीकी से पूछता है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का समन्वय। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का समन्वय भी भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में जो है प्रारंभ हो गया था, किंतु इन जो है कवियों की भाषा पद्माकर, घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं थी, किंतु उसमें जो है प्रवाह एवं स्वाभाविकता दोनों जो है दिखाई देती है। तो भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने, दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और खड़ी बोली का भी प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। किसमें? भारतेंदु युग में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं एक जितना भी मैंने आप लोग को हाँ 7 आप लोग को विशेषताएं बताई हुई हैं। 7 विशेषताएं आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, एक नोट्स बना के उसमें लिख लीजिएगा। देशभक्ति की भावना, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय भी दिखाई देता है इसमें। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भारतेंदु जी की प्रमुख पंक्ति थी ना कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट बताया मैंने आप लोग को भारतेंदु की प्रमुख विशेषता में कि प्राचीनता तथा नवीनता का भी समन्वय जो है दिखाई देता है। फिर है जनवादी विचारधारा का समन्वय, प्रकृति का जो है स्वतंत्र चित्रण, इतिवृत्तात्मक के पूर्व रूप की प्राप्ति, ठीक है, पूर्व रूप, ये जो है पॉइंट याद रखिएगा। फिर है अगला कि ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का समन्वय, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी होगी लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर दोस्तों हम लोग अब एक एक करके भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण कवि होंगे उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों बेसिक से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आधुनिक काल को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन आलोचकों ने कौन कौन सा नाम आधुनिक काल का दिया और उसके समय जो है निर्धारण क्या दिए, ठीक है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है 1 नंबर का। तो देखते हैं। पहले आलोचक है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल दिया। इसकी समय सीमा क्या इन्होंने बताई? 1869 से लेकर 1888, ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से संबोधित किया और इसका समय इन्होंने बताया 1868 से लेकर 1893। अब अगले आलोचक हैं जिन्होंने आधुनिक काल का नाम दिया कि रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल नाम दिया। फिर इनका जो है समय है 1870 से लेकर 1900। फिर है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल ही दिया। इनका समय है 1870 से लेकर 1900। अब आप लोग बोलेंगे मैडम आधा इंग्लिश बोल रही हैं आधा हिंदी, 1800 तो ये इंग्लिश में ही चलते हैं, तो ठीक है।
हिंदी के स्टूडेंट भले ही हम लोग को हल्की फुल्की इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्यों दोस्तों। तो अगले हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल का जो है नाम क्या बताया इन्होंने, नवजागरण काल, और समय बताया इन्होंने 1857 से लेकर 1900। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का नाम बताया पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण काल बताया। और इनका भी जो है समय है 1800 से लेकर 57 से लेकर 1900, ठीक है, 1857 से लेकर 1900। तो दोस्तों ये जितना मैंने आप लोग को ये बताया ना, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा, तो इनके द्वारा जो सुझाए गए नाम थे आधुनिक काल के, वो आप लोग को मैंने अच्छे से बता दिया है। एक बार जो है 2 बार दोस्तों अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और इसका समय भी आप लोग याद रखिए भैया, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते